क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब मानव भूगोल को दूसरी जो बड़ी शाखा है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। अब मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो इस तरह से डिफाइंड नहीं है कि हाँ बस 4 भौतिक भूगोल में जैसे केवल 4 शाखाएं। मानव भूगोल की अनेकों शाखाएं, क्योंकि मानव समाज की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, क्या मानव सभ्यता का जब उदय हुआ तब से चुनाव स्टार्ट हो गए? नहीं। राजनीति स्टार्ट हो गई? नहीं। तो राजनीतिक भूगोल तब नहीं रहा होगा। अब राजनीति होती है और राजनीति भी भूगोल को प्रभावित करती है ना, तो उससे कहते हैं राजनीतिक भूगोल। निर्वाचन भी तो भूगोल को प्रभावित करता है। देश में चुनाव भूगोल को प्रभावित करते हैं ना, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ही चुनावी क्षेत्र बनाए जाते हैं। भाई अगर आपका घर कहां है? सीतापुर में, तो सीतापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सीतापुर में कुछ राजनीतिक इकाइयां बनी होंगी। कैसे बनाया गया? भूगोल से ही तो बनाया गया होगा। भाई सीतापुर जिले की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं भूगोल से ही तो संबंधित है। सीतापुर जिले की जो सीमा लखीमपुर से लगती है, हो सकता है वह किसी नदी से बनती हो सकता है वह घाघरा नदी से बनती हो। संभव है बहराइच जिले की जो सीमाएं हैं वो बाराबंकी जिले की जो बहराइच की जो सीमा बाराबंकी से है, हो सकता है वो मैन मेड ना हो सकता है वो घाघरा नदी से बनाई जाती हो। अगर आप मैप में देखेंगे तो जहां जहां घाघरा नदी है उसके उस पार बहराइच है और इस पार बाराबंकी है। तो भूगोल से ही तो राजनीतिक सीमाएं बन रही हैं। तो बहराइच का राजनीतिक क्षेत्र और बाराबंकी का राजनीतिक क्षेत्र क्या है? अलग अलग है। तो भूगोल ही तो डिसाइड कर रहा है। तो भूगोल का ये पार्ट मानवीय पक्ष में आ रहा है, और चूंकि मानव में लगातार अपग्रेडेशन होता है मानवीय समाज में, इसलिए भूगोल की शाखाएं भी बदलती रहती हैं, ऐड होती रहती। कुछ मुख्य देख लेते हैं। जैसे आपने ही कहा था, तो पहला राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल ठीक है। राजनीतिक भूगोल। अब किसी भौगोलिक, अगर आपसे पूछा जाए सीतापुर की जनसंख्या क्या है, तो आप कुछ बताएंगे? कुछ होगी। सीतापुर की जनसंख्या है तो सीतापुर की जो जनसंख्या है वो उसी हिसाब से पानी का दोहन करेगी, और जैसे वो पानी का दोहन करेगी भूगोल का डोमेन स्टार्ट हो जाएगा, भूगोल का क्षेत्र आ जाएगा। क्योंकि पानी क्या है? भूगोल का भौतिक पक्ष है, भूगोल का तो पक्ष है। तो पानी का उपयोग जब सीतापुर की जनता कर रही है तो कहीं ना कहीं जब उस जनता का आंकड़ा लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या। तो जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल मतलब पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है। अब अगर आप कोई आर्थिक क्रिया करते हैं, मानो कोई आर्थिक क्रिया करता है, तो भी तो वह भूगोल को प्रभावित करता है। मानो जब कोई बिल्डिंग बनाता है, मानो जब कोई सड़क बनाता है, हम किसी रेल का निर्माण करते हैं, हम भूगोल को प्रभावित करते हैं और अपनी आर्थिक उन्नति करते हैं। तो भूगोल का अर्थव्यवस्था से संबंध हुआ। भाई जीडीपी कही गई अगर कि भारत की जीडीपी, तो भारत क्या है? भारत एक भौगोलिक इकाई ही तो है। इस संदर्भ में भारत है एक भारत पूरा देश है, उसका एक क्षेत्रफल है। भाई भारत है 32, 87, 263, एक क्षेत्रफल वाला एक हिस्सा ही तो है, भूखंड ही तो है। तो किसी भूखंड के हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी अध्ययन करते हैं, तो क्या कहेंगे? आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। ठीक, आर्थिक भूगोल। एक आर्थिक भूगोल जैसा ही है संसाधन भूगोल।
ठीक है, बहुत सारी शाखाएं हैं। संसाधन भूगोल, संसाधन क्या होता है? संसाधन रिसोर्स क्या है? ठीक, ठीक। अच्छा, वो कुर्सी जो रखी है वहां पर जो खाली है, वो आपके लिए संसाधन है या नहीं? कैसे? अगर है तो क्यों है? ठीक है, नहीं, हम पूछ रहे हैं संसाधन क्या है, संसाधन को परिभाषित करिए। उपयोग होता है, गुड। उस कुर्सी का अभी आपके लिए कोई उपयोग नहीं है। संसाधन वो निसंदेह है, लेकिन वह आपका संसाधन नहीं। तो जो मानव के लिए उपयोगी है वो मानव का संसाधन। ठीक, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं वो क्या है? जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं वो क्या है? संसाधन नहीं। मान लीजिए मंगल ग्रह पर यूरेनियम है, संसाधन है? नहीं। मंगल ग्रह के यूरेनियम का आप उपयोग कर पा रहे हैं? संसाधन है वो। लेकिन ये चेयर, चूंकि आप इस पर बैठे हैं तो ये संसाधन है कि इसको आप उपयोग कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो जिन वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं वो संसाधन है, जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं वो संसाधन नहीं है, या वो पोटेंशियल संसाधन है, भावी संसाधन। अगर ग्रीनलैंड में बहुत सारा तेल है लेकिन हम उसे निकाल नहीं पाए, संसाधन है? नहीं है। जब तक कोलार गोल्ड फील्ड से हम सोना निकालते रहे तब तक वो संसाधन था। अब हम वहां के सोने को नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि सोने का निष्कर्षण उस काफी महंगी प्रक्रिया हो जा रही है, तो हमने माइन बंद कर दी, तो अब हमारा संसाधन नहीं रहा। ध्यान रखना, संसाधन वही है जिनका हम उपयोग कर पाए या कर रहे हैं। ठीक है, तो संसाधन भूगोल में हम देखेंगे कोयला कहाँ है, जल विद्युत कहाँ है, यूरेनियम कहाँ है, धात्विक खनिज कहाँ है, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है। ठीक है, ये क्या है? मानव भूगोल का पार्ट। बहुत सारे हैं ऐसे, निर्वाचक भूगोल जैसे बात की, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, या आप देख सकते हैं अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल। क्यों पढ़ते हैं अधिवास भूगोल? एक सामान्य सा प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए ये सड़क जा रही, ठीक है, मान लीजिए ये नेशनल हाईवे है। आप मुझे ये बताइए, इस नेशनल हाईवे के पास जब मानव अपना बसाव करेगा, विकास करेगा, अधिवास बनाएगा, तो कैसे बनाएगा? इस दिशा में बनाएगा या इस दिशा में बनाएगा? इस दिशा में बनाएगा। पैटर्न है ना, यानी मानव अधिवास का प्रतिरूप भी भूगोल से डिसाइड होता। मान लीजिए किसी बड़े बड़े पर्वत हैं, यहां पे किसी पहाड़ी एरिया में, ठीक है, मान लीजिए किसी पहाड़ी एरिया में यहां पे एक झील है, लेक है। तो इस झील के किनारे लोग इस तरीके से अपना बसाव करेंगे या ऐसे गोल गोल करेंगे? गोल में करेंगे। तो अर्थात भूगोल ये डिसाइड करता है कि मानव का अधिवास कैसा होगा, मानव अपने घर कैसे बनाएगा, या किस प्रतिरूप पैटर्न में बनाएगा, प्रभावित कर रहा है ना। तो इस सब चीजों को पढ़ते हैं आप इसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी या अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल भी मानव भूगोल की एक शाखा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया भूगोल का विभाजन। तो अब मैपिंग में हम क्या करेंगे, ये हमने आप लोगों को क्यों बताया?
क्योंकि जब हम मैपिंग करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि भौतिक भूगोल की जो हमने शाखाएं पढ़ी थी वहां से कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं, और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ह्यूमन ज्योग्राफी में, यानी मानव भूगोल की जो शाखाएं हमने बताई उनके पॉइंट्स पढ़ लेंगे, तो एक स्थान की मैपिंग हम कर पाएंगे। संपूर्ण मैपिंग यही होगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मैपिंग सेक्शन पे। ये क्लियर है ना, समझ में आया? ठीक है, अब हम देखते हैं मैपिंग करेंगे तो कैसे करें। अब इस मैपिंग का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपको जगह रट लिया जाए। अगर आप मैपिंग करते हैं सामान्य अभ्यर्थी की तरह मैपिंग करते हैं तो आप बस ये देखेंगे भारत है, राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के बगल में फरीदाबाद है, बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, बस इतनी ही ना। आपको अगर आपको एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी की तरह, गंभीर अभ्यर्थी की तरह अगर भूगोल में मैपिंग करनी है तो कैसे मैपिंग करेंगे? जैसे हमने बताया इस पैटर्न पे, पहले भौतिक भूगोल के सारे पॉइंट्स को देखेंगे वहां पे कि फरीदाबाद अगर है तो क्या वहां कोई नदी है, क्या वहां कोई पर्वत है, क्या वह मैदान है, और उसके बाद मानवीय भूगोल का अध्ययन करेंगे कि वहां अधिवास कैसे हैं, वहां पे कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है। ठीक, ये संपूर्ण मैपिंग होगी, मैपिंग करने का यह तरीका। ठीक है, आगे कभी भी आप मैपिंग करें, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं या कोई टीचर पढ़ाए आपको या आप खुद से ही पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी बिंदु को देखते हैं, अगर आपने देखा कि मैप में आपको किसी बिंदु ए के बारे में पढ़ना है तो आप हमेशा पहले क्या करेंगे, पहले आप फिजिकल फीचर्स को देखेंगे। ए की लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है, यानी जियोमॉर्फोलॉजी, उसका आकार क्या है, क्या वो पर्वत है, क्या वो पहाड़ है, क्या वो मैदान है, कुछ तो होगा, पृथ्वी पर ही ना होगा। भौतिक पक्षों को देखेंगे और फिर मानवीय पक्षों को देखेंगे कि क्या वो एक शहर है, क्या वो एक गांव है, अगर शहर है तो वो कैसा शहर है, कहाँ पे है, उसकी जनसंख्या क्या है, अधिवास क्या है। ये भूगोल का अपना दर्शन है मैपिंग पढ़ने का। इस तरीके से इस डायरेक्टरी में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक क्रम होगा हमारा, इसमें आप पढ़ें। ठीक है, चलते हैं कुछ चीजें और हम आपको बता दें। हम महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे, और महाद्वीप का जब अध्ययन करेंगे तो हमेशा ही महाद्वीप के साथ एक क्या जुड़ जाएगा, महासागर जुड़ेगा ना। आपको बताना है कि महाद्वीप और महासागर ये होते क्या हैं। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि महाद्वीप क्या होते हैं। ठीक है, महाद्वीप को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्टिनेंट। आप बताइए कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है, स्थल के बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। कितने बड़े को? स्थल का एक बड़ा भूभाग तो ये भारत भी है, भारत तो महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन ग्रीनलैंड महाद्वीप नहीं है। जल से घिरा हुआ हो तो द्वीप, उसको द्वीप कहते हैं। बड़े भूभाग में कितना बड़ा? ठीक है, इसमें कुछ टेक्निकलिटी है, देखते हैं। देखिए, किसी भी भूभाग को कॉन्टिनेंट जब आप कहते हैं या महाद्वीप कहते हैं तो उसकी कुछ शर्तें भूगोल में। पहली जो शर्त है कि वहां द्वितीयक और तृतीयक के साथ, द्वितीयक और तृतीयक के साथ प्राथमिक श्रेणी की स्थलाकृतियां होनी चाहिए, श्रेणी की स्थलाकृतियां होनी चाहिए। ठीक है, या श्रेणी के उच्चावच होने चाहिए। ठीक है, फिर जो दूसरी बात आपने कही कि वह एक बृहद स्थलखंड होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है वह एक बृहद स्थलखंड होना चाहिए, यानी एक बड़ा लैंडमास होना चाहिए।
ठीक है। और तीसरी, अब चूंकि ये देखिए ये दोनों क्या है, फिजिकल फीचर है, तो एक ह्यूमन फीचर भी होना चाहिए। तो जो तीसरी शर्त है, यहां लिख देता हूं, एक एक तीसरी शर्त जो है, एक सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पहचान होनी चाहिए। वैज्ञानिक पहचान होनी चाहिए, ठीक है। एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पहचान होनी चाहिए। क्लियर है? सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पहचान का अर्थ यह है कि वह ऐसा खंड ना हो जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पुष्टि नहीं की। जैसे एक हाल ही में नए महाद्वीप की बात हो रही है जिसका नाम है जीलैंडिया, सुना है आपने? कहां पे है? नहीं, महासागर के अंदर है। किस किस स्थान पे है, किस जगह पर है? जीलैंडिया जिसकी बात चल रही है, किस स्थान पे? प्रशांत में है, ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के पास। तो जो जीलैंडिया महाद्वीप की बात हो रही है, वो महाद्वीप की श्रेणी में भी पूरी तरह क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि उसको एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पहचान नहीं, बाकी शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारी जो मैपिंग की प्रक्रिया है, ये आपके महाद्वीप हो गए। और महासागर क्या है? महासागर क्या है? महासागर की भी ऐसी ही परिभाषा है कि वह बड़े जलखंड होते हैं। पहली बात, वह बड़े जलखंड होते हैं और वह महाद्वीप को घेरते हैं। बड़े जलखंड होते हैं और वह हमेशा महाद्वीप को घेरते हैं। ठीक है, अब आप स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप लोगों का भले हिंदी माध्यम हो, मेरी सलाह यह रहेगी कि आप हमेशा अंग्रेजी माध्यम का एटलस यूज करें। एक बात और बतानी है, आवश्यक है। एटलस क्या है? एटलस क्या है? गुड, वेरी गुड, कलेक्शन ऑफ मैप्स। तो एटलस क्या है? कई सारे मानचित्रों का कलेक्शन है या समूह है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैप्स। कलेक्शन ऑफ मैप्स। पहला जो हम महाद्वीप पढ़ेंगे, ठीक है, वो है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, पहला जो हमारा महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। आप खोल लेंगे उत्तरी अमेरिका को, ठीक है, अपने एटलस में। प्रयास करिए आप अंग्रेजी का एटलस यूज करिए, क्योंकि अंग्रेजी का जो एटलस है उसमें एंट्रीज ज्यादा। ठीक है, पहला जो हमारा है उत्तरी अमेरिका। और अब वही हम क्रम अपनाएंगे। पहले कौन से? आप हमेशा स्टूडेंट लीजिए, क्योंकि आप स्टूडेंट, ठीक है, तो आप स्टूडेंट लीजिए और अंग्रेजी में लीजिए। अब आप उत्तरी अमेरिका में हम वही क्रम अपनाएंगे, पहले भौतिक पक्ष, बाद में मानवीय पक्ष। ठीक है, उत्तरी अमेरिका खोलिए। भौतिक पक्षों में हम क्या पढ़ेंगे वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे पर्वत, फिर देखेंगे पठार, के बाद मैदान, फिर हम देखेंगे नदियां, फिर हम देखेंगे झीलें। पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें। ठीक है, फिर हम देखेंगे वॉट, मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल, अन्य अन्य भौतिक विशेषताएं, अन्य भौतिक विशेषता। ठीक है,
किसी भी कॉन्टिनेंट में जब हम बढ़ेंगे तो इस तरह से चले। पहले हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम उत्तर अमेरिका के पर्वत शुरू करें। ठीक है, कुछ ऐसा रफली दिख रहा होगा आपको। नॉर्थ अमेरिका कुछ इस तरह से है ना, रफ डायग्राम है। इसमें अगर देखें तो यहाँ सबसे ऊपर इस तरह से देखिए एक रेंज होगी ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। ठीक है, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी या ब्रुक्स रेंज मिली, मिल गई ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। और ठीक इसके समांतर, इसके ठीक दक्षिण में होगी एक अलास्का पर्वत श्रेणी। पहली क्या है? ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। और दूसरी क्या है? यहां पे हमने लिखा है, दूसरी है अलास्का पर्वत श्रेणी, अलास्का पर्वत। ठीक है, पर्वत श्रेणी। इन दोनों के ठीक समांतर इनके सामने यहां पर एक है, देखिए ध्यान से, इस तरह से एक है मैकेंजी पर्वत श्रेणी। ठीक है, मिल गई? ठीक है, गुड। फिर है मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत श्रेणी। मैकेंजी पर्वत श्रेणी। एक इंफॉर्मेशन देता हूं, एक शब्द है कार्डिलेरा, कार्डिलेरा। ठीक है, कार्डिलेरा का मतलब समझ, कार्डिलेरा, कार्डिलेरा का नाम सुना आपने कभी? पहले कार्डिलेरा और पर्वत श्रेणी में अंतर समझिए। देखिए, अगर किसी स्थान पे, अगर किसी स्थान पे ए पर्वत, बी पर्वत, सी पर्वत, डी पर्वत इस तरह से इस श्रृंखला में है, और इधर ए पर्वत, बी, सी, डी, ये मान लीजिए इस तरह से कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। अब ये जो कैपिटल लेटर्स की पर्वत श्रेणियां हैं, मान लीजिए इनका निर्माण एक ही समय में हुआ। समझ रहे हैं? मान लीजिए ये जो कैपिटल ए है, ये सारी जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनका निर्माण एक ही समय में हुआ, भले ये अलग अलग हो। ध्यान रखिए, इनको क्या कहेंगे? एक ही समय में बनने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनको क्या शब्द बोलेंगे? और इस प्रकार के पर्वत निर्माण को भौतिक भूगोल में कहेंगे कार्डिलेरा प्रकार का पर्वत निर्माण। लिख लीजिए, नोट करिए। एक ही समय में, एक ही समय में, एक ही समय में, एक ही समय में समान प्रक्रिया द्वारा, समान प्रक्रिया द्वारा, समान प्रक्रिया द्वारा निर्मित, समान प्रक्रिया द्वारा निर्मित, निर्मित पर्वतों की, पर्वतों की श्रृंखला को, निर्मित पर्वतों की श्रृंखला को
निर्मित पर्वतों की श्रृंखला को कार्डिलेरा कहते हैं। क्लियर है? अंतर है ना कार्डिलेरा और पर्वत श्रृंखला में। ठीक, अब ध्यान रखेंगे हम, ये उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। ये उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग या तट है? पश्चिमी है। और ये वाला पूर्वी। इधर की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें हम कहेंगे पश्चिमी कार्डिलेरा। भी जो हम पढ़ रहे हैं इधर की क्या कहेंगे इनको? इस मतलब छोर के या इस किनारे को पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेरा कहेंगे, पश्चिमी कार्डिलेरा कहेंगे। और जो पूर्वी तट पर है जो पूर्वी तट पर होंगे जो पर्वत, उनको क्या कहेंगे? पूर्वी कार्डिलेरा। तो मैकेंजी हो गया। मैकेंजी के बाद आप देखेंगे यहां पर इस तरह से तटीय या कोस्ट रेंज मिली। तटीय या तटीय रेंज को लिखेंगे या कोस्ट रेंज। कलर देख लीजिएगा, इस कलर से है तो ये कलर है ना, ग्रीन से है, ठीक है, मिल गया तटीय पर्वत श्रेणी। मिला? ठीक, गुड। अब एक पर्वत श्रेणी है जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है इस महाद्वीप की, कुछ इस तरह से फैली हुई। गुड, क्या नाम है? रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी, कैसे बोलेंगे? रॉकी रेंज। रॉकी रेंज या रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक है। चौथी है रॉकी पर्वत श्रेणी। ये वाली क्या थी? ये चौथी थी, पांचवी थी। ये हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इस रॉकी और कोस्ट के बीच में एक और श्रृंखला मिल रही होगी, तो मिटा देते हैं। ये लिख लिया आपने, ठीक है। इसमें अगर देखें अगर इसमें देखें तो हमारी छठी जो है कैस्केड, कैस्केड मिली? नहीं मिली? हाँ, तटीय के ठीक नीचे इनके मध्य से यहां पर ये देखिए कोलंबिया पठार के ये देखिए कैस्केड पर्वत ठीक पश्चिम में, कोलंबिया पठार के ठीक पश्चिम में
क्या है? कैस्केड, कैस्केड पर्वत। कैस्केड क्या होता है? कैस्केड शब्द का मतलब नहीं पता? इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। कैस्केड का सामान्य अर्थ है उतार चढ़ाव, ठीक, उतार चढ़ाव। तो कैस्केडिंग का मतलब, जब देखिए ये पैटर्न आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं कैस्केडिंग, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके की जो व्यवस्था है। अब जब इसको टैक्सेशन में पढ़ते हैं हम, तो उसको बोलते हैं एक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट। और यहां क्या पढ़ेंगे? पर्वत श्रेणी ऐसी है, काफी वलन है, उसमें काफी श्रृंग बन रहे हैं, गर्त बन रहे हैं, ऊपर नीचे ये तरीके का जो पैटर्न बन रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? कैस्केड रेंज। यहीं से शब्द आया है कैस्केड, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक महत्वपूर्ण रेंज है यहां पे, दो समांतर श्रेणियां हैं, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, पढ़ने की प्रथा है। एक है सियरा माद्रे ओरिएंटल और दूसरी सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। देखिए यहां देखा करिए आप लोग, पहले यहां देखिए हम कहां बना रहे हैं, फिर आप ढूंढ लेंगे उसको। मिल गई? मिल गई ना? सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे एक्सीडेंटल। सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, दोनों शब्दों का अर्थ है। ओरिएंट का क्या मतलब होता है? ओरिएंट तो आपने सुना होगा ना? नहीं, ओरिएंट या ओरिएंटल शब्द जो है, आपने सुना होगा डीएवी कॉलेज, या आपने एक शब्द सुना होगा एंग्लो ओरिएंटल, सुना है? एंग्लो ओरिएंटल। ओरिएंटल शब्द का मतलब होता है पूर्व या पूर्वी, तो इसका ठीक विपरीत होता है ऑक्सीडेंटल, मतलब पश्चिमी। क्लियर है? लिख लीजिए। ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्वी और ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिमी। ध्यान रखिए, जो पाश्चात्य साहित्य है, पाश्चात्य साहित्य में मध्यकाल के बाद कुछ विशेष शब्दों को इजाद किया गया और उस शब्द से पाश्चात्य संस्कृति में पहचान की श्रृंखला स्टार्ट की गई। तो कुछ ऐसे शब्द दिए गए जिनका अर्थ पहचान से है। ध्यान रखना है, यहां पूर्वी और पश्चिमी तो है, लेकिन यह संस्कृति बोधक शब्द है। संस्कृति बोधक से अर्थ हमारा यह है कि यह संस्कृति को इंगित करता है, कल्चर को। कल्चर क्या है? हमारा पहनावा, रहन सहन, हमारी बोलचाल, भाषा, हमारी नृजातीय विशेषताएं, ठीक है, एथनिसिटी जिसे आप कहते हैं। तो जो एंथ्रोपोजेनिक विशेषताएं हैं, मानव के मानव होने की वजह से जो विशेषताएं हैं, उन्हें हम सांस्कृतिक विशेषताएं कहते हैं। और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रयोग किया जाता है ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल। यहां पर भी यही किया गया। जब नामकरण हुआ तो भूगोलविदों ने इन दो शब्दों का उपयोग किया। तो सियरा माद्रे ओरिएंटल से अर्थ है पूर्वी तट पर स्थित श्रेणी, यानी सियरा माद्रे ओरिएंटल, और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल मतलब पश्चिमी तट की श्रेणी। क्लियर है? तो ये है सियरा माद्रे ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल। लिख लेते हैं 7वें पे, सियरा माद्रे ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल। अलग अलग होगा ये तो मैं
आपको डिनोट कर दे रहा हूं ना, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल। नाम है पश्चिमी, तो मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। हाँ जी हाँ, पश्चिमी कार्डिलेरा में ये आएंगे सारे यहां तक। पूर्वी कार्डिलेरा में 2 ही 3 पर्वत, ठीक है, सियरा माद्रे, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल। क्लियर है? मिला आपको? देखिए यहां पे, हाँ, ये सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। हाँ ठीक है। अब देखते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा। ये क्लियर है? अभी नामकरण करवा रहे हैं, बाद में अभी इनके बारे में जो कुछ जानकारियां हैं वो भी आगे लिखवाएं। अब हम आते हैं, इधर लिख देते हैं कार्डिलेरा। इधर हम लिखते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा, सॉरी पूर्वी पूर्वी कार्डिलेरा, पूर्वी कार्डिलेरा। पूर्वी कार्डिलेरा में जो महत्वपूर्ण है वो है एप्लेशियन सर्वश्रेणी, आपलेशियन या आपलेशियन